गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर आशु पांडे आपका एमजीसीआई की ओर से ऑर्गेनाइज्ड नीट फाइटर 2.0 लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर हम पढ़ रहे थे कोशिका चक्र तथा कोशिका विभाजन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन की प्रारंभिक बातचीत हमने कुछ की थी, जिसमें हमने देखा कि कोशिका, कोई भी कोशिका हो, वह वृद्धि द्वारा जनन करती है। कोशिकाओं का जनन वृद्धि के द्वारा होता है और एक कोशिका विभाजन करके ही जनन कर सकती है। तो कोशिका का विभाजन ही कोशिका जनन का मार्ग है। अच्छा, क्या कोशिका सीधे विभाजित होती है? नहीं। कोशिका विभाजन के तत्काल बाद पहले वृद्धि स्टार्ट करती है, वृद्धि प्रारंभ करती है। कोशिका वृद्धि के बाद अपने अनुवांशिक द्रव्य का द्विगुणन या प्रतिकृतिकरण, डीएनए का प्रतिकृतिकरण करती है, डीएनए का रेप्लिकेशन करती है। उसके बाद उसका केंद्रक पहले विभाजित होगा, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। इस तरह से हमने देखा था कि कोशिका विभाजन में, कोशिका के जीवन चक्र में तीन प्रमुख चीजें हैं। पहला, कोशिका की वृद्धि, दूसरा डीएनए का प्रतिकृतिकरण और तीसरा कोशिका का विभाजन। अच्छा, अब कोशिका चक्र की सभी प्रावस्थाओं को यदि हमें पढ़ना है तो एक एक करके हम पढ़ते चलते हैं। पहले हम बात करेंगे कोशिका की वृद्धि कब होती है, कैसे होती है। फिर हम बात करेंगे कि कोशिका में डीएनए का द्विगुणन कब होता है, डीएनए का प्रतिकृतिकरण कब होता है और किस प्रकार से फिर कौन सी प्रावस्था में कोशिका का विभाजन होता है। तो इसमें बेसिक दो बातें कही गई हैं कि कोशिका के चक्र में, जीवन चक्र में, कोशिका चक्र यानी कोशिका के जीवन चक्र में दो मेन प्रावस्थाएं बताई जाती हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। कोशिका चक्र, ठीक है। कोशिका चक्र में दो मेन प्रावस्थाएं बताई जाती हैं। एक होती है अंतरावस्था और दूसरी होती है एम प्रावस्था। एम प्रावस्था, अंतरावस्था को हम इंटरफेज के नाम से भी जानते हैं। इंटरफेज के नाम से जानते हैं। और एम प्रावस्था को हम एम फेज या डिवीजन फेज, विभाजन प्रावस्था के नाम से भी जानते हैं। विभाजन प्रावस्था, ठीक है। कोशिका चक्र में दो महत्वपूर्ण अवस्थाएं बताई जाती है। यह अंतरावस्था प्रथम और दूसरी है एम प्रावस्था। इंटरफेज में कोशिका का मुख्य कार्य क्या है? वृद्धि, डीएनए का प्रतिकृतिकरण और एम प्रावस्था की तैयारियां। कोशिका स्वयं को तैयार करती है एम प्रावस्था में जो भी होना है उन घटनाओं के लिए। अंतरावस्था में मुख्यतः ये कार्य करना होते हैं कोशिका को: वृद्धि, डीएनए का प्रतिकृतिकरण, एम प्रावस्था की तैयारियां। अब अगर हम बात करें कि एम प्रावस्था में क्या होता है, तो एम प्रावस्था में सिंपल सी बात होगी, केंद्रक विभाजन से प्रारंभ होगी और
कोशिका द्रव्य विभाजन पर संपन्न होगी। देखिए, कोशिका का जीवन चक्र दो प्रावस्थाओं में बांटा जा सकता है। पहली प्रावस्था होगी इंटरफेज अवस्था और दूसरी अवस्था होगी एम प्रावस्था। इंटरफेज अवस्था में कोशिका वृद्धि करती है, डीएनए का प्रतिकृतिकरण करती है और एम प्रावस्था की तैयारियां करती है। अच्छा, इसमें वृद्धि के बारे में हमने कल भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि वृद्धि सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जो कि सतत चलती रहती है। चलने वाली प्रक्रिया वृद्धि कैसी है? सतत चलने वाली प्रक्रिया। बाकी ये दोनों डीएनए का प्रतिकृतिकरण खास तौर पे ये कोशिका की एक विशेष प्रावस्था में होगा जिसे हम आगे चल के एस फेज के नाम से संबोधित करेंगे। तो अंतरावस्था में कोशिका ये कार्य करेगी और एम प्रावस्था में पहले कोशिका के केंद्रक का विभाजन होगा और फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। कोशिका द्रव्य के विभाजन के पश्चात हमें क्या मिलेगा? एक कोशिका से एक जनक कोशिका या पैतृक कोशिका से हमें दो संतति कोशिकाएं प्राप्त हो जाएंगी। इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि अब इस कोशिका में केंद्रक विभाजन संपन्न होने के बाद दो केंद्रक हैं और आगे चल के इनमें कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा जिससे हमें दो कोशिकाएं मिल जाएंगी, दो संतति कोशिकाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, क्या इंटरफेस को और गहराई से समझने के लिए इसे भी कुछ प्रावस्थाओं में बांटा जा सकता है? तो हाँ, पहली चीज तो हमें ये बताई जाती है कि इंटरफेज प्रावस्था कोशिका विभाजन की लगभग 90 से 95%, लगभग 90 से 95% समय अवधि कोशिका अपने जीवन का जो पूरा समय है उसका 90 से 95% समय अवधि कौन सी अवस्था में बिताती है? तो अंतरावस्था में बिताती है। दूसरी बात बताई जाती है तो बाकी बचा समय किसका हुआ? लगभग 5 से 10% समय अवधि किसकी होती है? एम प्रावस्था की। अच्छा, एम प्रावस्था। ठीक है, ईस्ट कोशिका, ईस्ट की कोशिका, ईस्ट की कोशिका का कोशिका चक्र का संपूर्ण समय है 90 मिनट। 90 मिनट में से 80 से 85 मिनट कोशिका अंतरावस्था में व्यतीत करती है, जबकि 5 से 10 मिनट कोशिका एम प्रावस्था में दिखाई देती है। मतलब एम प्रावस्था छोटा समय काल है, जो विभाजन की प्रक्रियाएं हैं वो 5 से 10 मिनट में हो जाएंगी और कुल समय अवधि कितनी हो गई? 90 मिनट। यानी कि 1.5 घंटे में एक कोशिका से दो इष्ट कोशिकाएं बनाई जा सकती हैं। अगर हम एक एवरेज ह्यूमन सेल की बात करें, हमारे मानव कोशिका की बात करें, तो एक सामान्य मानव कोशिका लगभग 24 घंटे में विभाजित होती है। 24 घंटे का समय काल है विभाजन का और इसमें से 23 घंटे के आसपास, लगभग 23 घंटे कोशिका अंतरावस्था में होती है और 1 घंटा लगभग कोशिका एम प्रावस्था में व्यतीत करती है। अच्छा, तो ये तो हमने बेसिक बातें कर ली कि अंतरावस्था ऐसा और आगे चल के हम डीप में देखते हैं। अंतरावस्था
अंतरावस्था। अब इस अंतरावस्था की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि इसे 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। G1 फेज, जीवन प्रावस्था, दूसरा है S फेज और तीसरा है G2 फेज। ठीक है, 3 फेज होते हैं। अंतरावस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग कौन सा है? G1 फेज। ये सीक्वेंस में याद होना चाहिए। पहले आएगा G1, G1 के बाद आएगा S फेज और इसके बाद आएगा G2 फेज। G1 S G2 और इसके बाद हम M फेज के लिए लिखते हैं M। तो ये कोशिका चक्र, पूरा कोशिका चक्र इस प्रकार से लिखा जा सकता है। पहले G1 अवस्था, फिर S अवस्था, फिर G2 अवस्था और M अवस्था। और ये G1 S G2 M किसके हिस्से हैं? तो I, इंटरफेज प्रावस्था बराबर G1 प्लस S प्लस G2। पूरा कोशिका चक्र कैसे लिखा जा सकता है? तो इंटरफेज प्रावस्था, सेल साइकिल इज इक्वल टू इंटरफेज प्लस M फेज, I प्लस M। ये पूरा कोशिका चक्र हम लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि I बराबर इंटरफेज अंतरावस्था बराबर G1 फेज S फेज प्लस G2 फेज। अब ये इनका मतलब क्या है? G1 फेज के दूसरे नाम होते हैं गैप 1 फेज। ठीक है, इसको और भी दूसरे नामों से जाना जाता है। पश्च सूत्री विभाजन, विभाजन अंतरकालावस्था। ठीक है, सूत्री विभाजन के पश्चात आने वाला अंतरकाल अवस्था, पश्च सूत्री विभाजन अंतरकाल अवस्था। इसके अलावा दूसरा नाम है डीएनए संश्लेषण पूर्व प्रावस्था। क्योंकि डीएनए संश्लेषण के पहले G1 फेज आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से एस फेज, एस फेज के दूसरे नाम हैं सिंथेसिस, या इसको कहें डीएनए सिंथेसिस फेज, अर्थात डीएनए संश्लेषण प्रावस्था, संश्लेषण प्रावस्था। ठीक है, अब इस नाम से ही समझ में आता है कि मुख्य कार्य क्या होगा इस प्रावस्था में। कौन सा मुख्य कार्य कोशिका करेगी? इस प्रावस्था में मुख्य कार्य कोशिका द्वारा क्या होना है? डीएनए का प्रतिकृतिकरण। ठीक है, अच्छा, तीसरी बात हम करते हैं G2 फेज की। तो जैसे इसके नाम है उसी की तरह गैप 1 फेज है तो गैप 2 फेज, यहां था गैप 1 फेज। ठीक है, सूत्री विभाजन के बाद आने वाली अंतरकाल प्रावस्था, जीवन को हमने क्या कहा? सूत्री विभाजन के बाद आने वाली अंतरकाल प्रावस्था। तो उस तरह से इसे क्या कहा जाएगा? तो सूत्री विभाजन पूर्व प्रावस्था। सूत्री विभाजन को हम एम फेज के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम और एक और हो जाता है प्री एम फेज, एम फेज के पहले की प्रावस्था, एम प्रावस्था की पूर्व प्रावस्था।
ठीक है, तो इस तरह से अंतरावस्था के 3 फेज हैं। आइए इनके बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। यदि हम कोशिका चक्र, संपूर्ण कोशिका चक्र को बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बताएंगे अंतरावस्था, ठीक है, और इधर दिखाएंगे एम प्रावस्था। एम प्रावस्था। अंतरावस्था में कौन कौन से फेज हैं, अगर इसको और देखें तो G1 फेज, सिंथेसिस फेज को हम S फेज के नाम से दे देते हैं, G2 फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M प्रावस्था को हम 2 प्रमुख भागों में बांटेंगे। केंद्रक विभाजन और सबसे लास्ट में होता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक बेसिक लेआउट यदि हम बनाएं तो एम प्रावस्था में क्या क्या चीजें होनी है, केंद्रक का विभाजन होगा, फिर कोशिका का विभाजन होगा। अंतरावस्था में क्या क्या होगा, तो इसे कोशिका में जो घटना हो रही है उसके आधार पर इन प्रावस्थाओं का नाम दिया गया। क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इससे अध्ययन में सहूलियत हो रही थी। जब सूक्ष्मदर्शी से वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के विभाजन के अध्ययन करने के तरीके पर थे या अध्ययन कर रहे थे, कोई पादप कोशिकाओं का कर रहा था, कोई जंतु कोशिकाओं का कर रहा था, कोई फंगस का कर रहा था। इस तरह से अलग अलग दुनिया में वैज्ञानिक अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन को अध्ययन कर रहे थे। तो यदि किसी यूकैरियोटिक कोशिका के विभाजन को अध्ययन करें, जैसे कि प्लांट कोशिका हुई, एनिमल कोशिका हुई, ये कोशिकाएं कैसी है, इनमें केंद्रक है, अतः इन्हें कहा जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका के विभाजन के अध्ययन को कुछ प्रावस्थाओं में बांटा गया ताकि यह समझ में आ सके कि कोशिका इसके बाद ये कर रही है, इसके बाद ये कर रही है, अगर अभी ये कर रही है तो इस प्रावस्था में है, वो कर रही है तो उस प्रावस्था में है। तो कोशिका में कौन सी घटना घटित हो रही है उसको बेंच पॉइंट माना गया, मार्कर पॉइंट माना गया, इंपॉर्टेंट इवेंट माना गया और उसके आधार पे उस प्रावस्था का एक नाम दे दिया गया पहचान के तौर पे कि भाई अगर कोई भी कहीं भी दुनिया में किसी भी प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिका का अध्ययन कर रहा है और कोशिका विभाजन में देखते समय उसे दिखाई दे रही कि अच्छा यहाँ डीएनए का द्विगुणन हो रहा है, तो उसे एस प्रावस्था में माना जाएगा कि कोशिका अभी कौन सी प्रावस्था में, एस प्रावस्था में। अच्छा, केंद्रक में गुणसूत्रों के द्वारा विखंडन द्वारा केंद्रक का विभाजन हो रहा है तो उसे किस प्रावस्था में माना जाएगा, केंद्रक विभाजन में। कोशिका द्रव्य का विभाजन हो रहा है तो उसे कहाँ माना जाएगा, कोशिका विभाजन। तो अध्ययन को ध्यान में रखते हुए सहूलियत के अनुसार कोशिका के चक्र को विभिन्न प्रावस्थाओं में बांटा गया, उन घटनाओं के आधार पर बांटा गया जो उस समय कोशिका में घटित हो रही और ये सहूलियत के लिए बांटा गया। ऐसा नहीं है कि ये चीज ऐसी दिख रही है तो यही प्रावस्था है और वैसी दिख रही है तो वही प्रावस्था है। अभी के लिए हम एनसीईआरटी और नीट के हिसाब से मानते हैं कि जो घटनाएं जिस प्रावस्था में बताई जा रही हैं उसी प्रावस्था में वो प्रमुख घटनाएं हैं और घटनाएं आपको जो बताई जा रही है वो प्रमुख घटनाएं किस प्रावस्था में होगी। काफी शॉर्ट में बताया है एनसीईआरटी में सेल डिवीजन की प्रक्रिया को, इसको हम और डिटेल में कभी और समझ सकेंगे। फिलहाल एनसीईआरटी के लिए हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो आपको बताया जाएगा। फिलहाल एनसीईआरटी और नीट के व्यू से हम इतना ही समझते हैं कि कोशिका विभाजन को उन घटनाओं के आधार पर विभिन्न प्रावस्थाओं को नाम दिया गया है। कोशिका चक्र की विभिन्न प्रावस्थाओं का नाम कोशिका में हो रही
घटनाओं के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो G1 फेज हो गया, S फेज हो गया, G2 फेज हो गया, इसके बाद M प्रावस्था में केंद्रक विभाजन और फिर आएगा कोशिका विभाजन। केंद्रक विभाजन के लिए शब्द है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, अब कैरियोकाइनेसिस में कौन सी घटनाएं हैं उसके आधार पर इसे भी बांटा गया है। प्रमुख 4 प्रावस्थाएं बताई जाती है केंद्रक विभाजन की। कौन कौन सी है आइए देखते हैं। पूर्वावस्था यानी कि प्रोफेज। ठीक है, पूर्वावस्था यानी कि प्रोफेज। फिर मध्यावस्था यानी मेटाफेज। फिर तीसरी है पश्चावस्था यानी कि एनाफेज। चौथी है अंत्यावस्था यानी कि टीलोफेज। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, ये 4 हिस्से बांटे गए हैं कैरियोकाइनेसिस अर्थात केंद्रक विभाजन के। तो प्रथम प्रावस्था क्या है? पूर्वावस्था, फिर मध्यावस्था, फिर पश्चावस्था और चौथी है अंत्यावस्था। तो कोशिका चक्र में केंद्रक विभाजन की ये 4 प्रावस्थाएं एक के बाद आती हैं। कई बार प्रश्नों में इसे ही पूछ लिया गया है कि यह क्रम बताइए, हमें यह क्रम याद होना चाहिए। यह क्रम पूछा जा सकता है कि इस क्रम में कोशिका चक्र के होने वाली जो घटनाएं हैं, प्रावस्थाएं हैं, उन्हें किस प्रकार से अरेंज किया जाए। तो इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है और इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब हम जब अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा कि कोशिका विभाजन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस। तो पहले हम पढ़ेंगे समसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन, जो कि अधिकतर कोशिकाओं में आमतौर पे देखने में मिलता है। और यदि आप माइटोसिस की बात करेंगे तो ये पूरा जो फ्लो चार्ट है वो माइटोसिस के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, यदि हम मियोसिस की बात करेंगे तो मियोसिस में केंद्रक विभाजन की यह प्रक्रिया थोड़ी सी और जटिल हो जाती है। आइए उसको समझते हैं कैसे हो जाती है। कोशिका चक्र, सबसे पहला है अंतरावस्था और दूसरी है एम प्रावस्था। अब हम बात कर रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन की। अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, अंतरावस्था में हमेशा की तरह वही फेज होंगे। G1 फेज होगा, उसके बाद S फेज होगा, S प्रावस्था, फिर G2 फेज होगा। ठीक है, G1 S G2। इसके बाद वापस आते हैं M प्रावस्था पे। तो M प्रावस्था में यहां तक की कहानी तो सेम रहेगी कि सबसे पहले दिखाई देगा हमें केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन, और फिर हमें दिखाई देगा कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका
द्रव्य का विभाजन। तो अब जो जटिलताएं आनी है वह कोशिका द्रव्य विभाजन और केंद्रक विभाजन एम प्रावस्था में आनी है। एम प्रावस्था को केंद्रक विभाजन, खास तौर पे केंद्रक विभाजन को दो प्रकार से बांटा गया है। इसमें होगा पहला विभाजन जिसे हम कहेंगे मियोसिस वन। मियोसिस वन की बात यदि करें तो इसमें होता है सबसे लंबी प्रावस्था। इसकी सबसे लंबी प्रावस्था होती है पूर्वावस्था क्रमांक 1। पूर्वावस्था 1, फिर आ जाइए मध्यावस्था 1, फिर है पश्चावस्था 1 और अंत में आएंगे तो अंत्यावस्था 1। ठीक है, यहां तक की कहानी तो आपको लग रहा होगा कि पूर्वावस्था आ रही है, मध्यावस्था आ रही है, पश्चावस्था आ रही है और अंत्यावस्था आ रही है, तो सेम कहानी है। पर यहाँ पे आपने ध्यान दिया हो तो सभी के आगे प्रथम लिखा है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद होगा कोशिका द्रव्य का विभाजन 1। कोशिका द्रव्य विभाजन क्रमांक 1। तो यहां पर कितनी कोशिकाएं बन गई हैं? मियोसिस प्रथम के पूरा होने पर आप देख पा रहे हैं कि सभी अवस्थाएं उसी क्रम में चलेंगी। तो यहां पर हमें एक कोशिका से दो कोशिकाएं मिल गई। कोशिका द्रव्य का विभाजन होते ही कितनी कोशिकाएं मिल जाएंगी? तो भैया दो कोशिकाएं मिल जाएंगी। ठीक है, अब ये दोनों कोशिकाएं आगे चल करके फिर से कोशिका द्रव्य का विभाजन हो गया। इसके बाद कहानी फिर से ऐसी ही चलेगी। कैसे चलेगी? पूर्वावस्था 2, ठीक है, पूर्वावस्था 2, फिर वही मध्यावस्था भी दूसरी बार, फिर पश्चावस्था भी दूसरी बार और अंत्यावस्था भी दूसरी बार। अंत्यावस्था 2। ठीक है, फिर से क्या होगा? तो हमें याद है कि अब फिर से वही होना चाहिए, कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि पहले कोशिका द्रव्य विभाजन से जब एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनी थी और दोनों कोशिकाओं के साथ यही कहानी दोहराई जा रही है, दोनों के साथ पूर्वावस्था वन, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था और फिर कोशिका द्रव्य विभाजन, तो हमें इस एक कोशिका से अंत में कितनी कोशिकाएं मिलेंगी? तो जाहिर सी बात है भैया, दोनों कोशिकाएं आगे चल के फिर से विभाजित हो जाएंगी। तो 2 से 2 बनी तो 4 हो गई। तो इस प्रकार से कोशिका द्रव्य विभाजन प्रकार 2 के अंत में हमें एक कोशिका से 4 कोशिकाएं मिलेंगी। अगर मैं संपूर्ण मियोसिस की बात करूं तो पूरे मियोसिस के खत्म होने पर हमें एक कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंत में 4 कोशिकाएं मिलेंगी। ठीक है, तो दो प्रकार के कोशिका विभाजन दुनिया में अधिकतर देखे गए। पहला वो जो समसूत्री प्रकार का है। ठीक है, ये समसूत्री प्रकार के लिए था, तो मैं अब यहां पे हेडिंग क्लियर लिख देता हूं, समसूत्री प्रकार। समसूत्री प्रकार, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं विभाजन, समसूत्री और अर्धसूत्री। यहां पर सूत्र शब्द किसके लिए है? गुण सूत्र के लिए। सूत्री
सूत्रों का विभाजन यदि समान हुआ तो समसूत्री, सूत्रों का विभाजन आधा आधा हुआ तो अर्धसूत्री। नाम से तो ये हमें समझ में आ जाता है। अगले लेक्चर से हम ये समझेंगे कि जीवन फेज में क्या होगा, एस फेज में क्या होगा और G2 फेज में क्या होगा। फिर हम ये चार प्रावस्थाएं पढ़ के और कोशिका द्रव्य का विभाजन समझेंगे। तो इस तरह से पूरा होगा समसूत्री विभाजन। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन में सारी प्रक्रियाएं 2 बार हो रही है, लेकिन एक खास बात है कि इसकी पूर्वावस्था बहुत लंबी होती है। इस हिसाब से इसकी पूर्वावस्था को भी 5 छोटी अवस्थाओं में बांटा गया है। आइए देखते हैं। इन 5 प्रावस्थाओं के नाम हैं लेप्टोटीन, फिर आएगा जाइगोटीन, फिर पैकीटीन, डिप्लोटीन और आखिर में डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस के बाद में मध्यावस्था से कहानी चलती है। इनके हिंदी नाम भी हैं, जैसे जैसे आता जाएगा हम उसको क्लियर करते जाएंगे। जैसे कि पट्ट अवस्थाएं, इन सभी तीन में जहां जहां भी टीन लगा है तो आप उसमें नीचे आखिरी में लगा सकते हैं पट्ट। ठीक है। लेप्टोटीन में इसका नाम है तनुपट्ट। जाइगोटीन में जाइगो शब्द संगलन को दिखाता है, द्विपट्ट। पैकीटीन, जाइगोटीन, तनुपट्ट, द्विपट्ट, डिप्लोटीन। इस तरह से ये 5 प्रावस्थाएं विभाजित है। प्रोफेज अवस्था, पूर्वावस्था 1 को और भी छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है। तो आइए कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो हमने देखा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो इसके बाद अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कि कौन से विभाजन चक्र में क्या होता है और इनके हिंदी नाम क्या है। तो लेप्टोटीन तनुपट्ट, जाइगोटीन युग्मपट्ट, पैकीटीन स्थूलपट्ट, डिप्लोटीन द्विपट्ट और डाइकाइनेसिस मतलब डाइकाइनेसिस। उसके बाद हम अब बात करेंगे कि कोशिका चक्र की विभिन्न प्रावस्थाएं कौन कौन सी होती है। शायद हमने इस बारे में फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लिया था। अब बात ये करेंगे कि कोशिका का विभाजन अगर स्टडी करना है, कोशिका का जीवन चक्र अगर अध्ययन करना है तो किस प्रकार से किया जाता है। क्या सभी जीवों की कोशिकाओं का अध्ययन कर पाना संभव भी है या नहीं। किसका अध्ययन करके आप मानोगे कि हाँ ये कोशिका विभाजन अधिकतर तरह के पौधों में या जानवरों में या जंतुओं में या सूक्ष्म जीवों में पाई जाएगी। तो हमारे आसपास जो प्रमुख जीव दिखाई देते हैं हमें, हम उन्हें प्रारूपिक जीव मान सकते हैं, मॉडल ऑर्गेनिज्म मान सकते हैं और उनमें से किसी एक का चयन करके उसकी कोशिका विभाजन का अध्ययन कर सकते हैं। तो कोशिका विभाजन के अध्ययन के लिए आपके पास कोशिकाएं जीवित अवस्था में होनी चाहिए। कैसे लाएंगे। यदि आप इंसान की कोशिका विभाजन का अध्ययन करना चाहते हैं, मनुष्य की चाहते हैं या कोई बड़ा जीव जैसे हाथी है उसकी कोशिकाओं का विभाजन अध्ययन करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप उसकी कोशिका का अध्ययन कर पाएंगे। क्या आप हाथी को मारेंगे एक छोटी सी कोशिका को निकालने के लिए या इंसान को। अच्छा, अब कोई कहेगा खून ले सकते हैं। ठीक है, खून में कुछ कोशिकाएं होती है, जैसे लिम्फोसाइट होती है, लाल रक्त कोशिकाएं होती है, सफेद रक्त कोशिकाएं होती है। इनका विभाजन सही होता है क्या। तो लाल रक्त कोशिकाओं में तो विभाजन ही नहीं होता क्योंकि केंद्रक ही नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ अगर मान लिया जाए कि ये मेरे हाथ से थोड़ा सा टिश्यू निकाला जाए और उस टिश्यू में से एक जीवित कोशिका निकाली जाए और आप उसका अध्ययन करने बैठे पता चला कोशिका ही मर गई। अब कैसे अध्ययन करेंगे। तो उसके लिए एक तरीका होता है विज्ञान में जिसे कहा जाता है कोशिका संवर्धन। आइए इसके बारे में बात करते हैं। कोशिका संवर्धन क्या होता है। कोशिका संवर्धन इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेल कल्चर। सीधी सी बात है, यदि कोशिका को उपयुक्त माहौल मिले, जैसे मान लीजिए कोई पादप कोशिका है,
जिस तरह का माहौल उसे पौधे में दिया जा रहा है, उस कोशिका को यदि वैसा ही माहौल आप पौधे के बाहर दे पाएं तो वो वृद्धि भी करेगा और विभाजन भी करेगा। कोशिकाएं उपयुक्त या अनुकूल जीवन परिस्थितियों में वृद्धि तथा विभाजन कर सकती हैं। ठीक है, वृद्धि तथा विभाजन कर सकती हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं। अच्छा, कृत्रिम रूप से ऐसा किया जा सकता है क्या? हाँ, कृत्रिम रूप से भी किया गया है, ये विज्ञान में कर सकते हैं। कृत्रिम रूप से कोशिका को यदि, कृत्रिम का मतलब यहां पे क्या हुआ? जीव के शरीर से बाहर। कृत्रिम मतलब जीव के शरीर से बाहर। कृत्रिम रूप से कोशिका को यदि क्या क्या चीजें दी जाए? उपयुक्त मात्रा में एक पोषक पदार्थ, ठीक है, दूसरा तापमान, तीसरा नमी या यूं कहने की जल, चौथा ऑक्सीजन, अगर एनारोबिक है तो CO2 इत्यादि प्रदान किया जाए उपयुक्त मात्रा में, तो कोशिकाओं को का कृत्रिम संवर्धन किसी पात्र, अच्छा, सुरक्षित वातावरण, किसी पात्र में किया जा सकता है, किया जा सकता है। जैसे कि हम दही जमाते हैं, दही में मम्मी क्या करती है, थोड़ा गुनगुना गर्म दूध रहता है और उसमें हम थोड़ा सा जमावन डाल के उसे ढक के रात भर के लिए छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर। तो उसमें मौजूद जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है उसकी वृद्धि होती है और विभाजन होता है, संख्या बढ़ती है और इस तरह से पूरे रात भर के दौरान वो जो पूरा दूध है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से यदि आप कहीं खाना सड़ता हुआ छोड़ रखे हैं या देखें, नजर में आए, या कोई मरा हुआ जीव है तो वो भी सड़ने पर उसके अंदर हो क्या रहा है, उसके अंदर जीवों का, सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, फंगस इत्यादि वहां पे ग्रो कर रहे हैं। लेकिन यही काम यदि आप कृत्रिम रूप से करना चाहें तो आपको ये सब चीजें देनी पड़ेगी कोशिका को, जिस भी कोशिका का आप संवर्धन कराना चाहते हैं। पोषक पदार्थ, तापमान, नमी या जल, ऑक्सीजन CO2 जितना चाहिए उसे उतना, और सुरक्षित वातावरण जहां और कोई प्रकार की कोशिका जैसे बैक्टीरिया की कोशिका के साथ में फंगस की कोशिका या इंसान की कोशिका के साथ में फंगस की कोशिका ना ग्रो कर पाए, ऐसा सुरक्षित वातावरण देना पड़ेगा। इस तरह से कोशिकाओं का संवर्धन किया जा पाना संभव हो पाया
तब जाकर के कोशिका विभाजन की विभिन्न प्रावस्थाओं का अध्ययन अच्छे से होता है। ठीक है। कोशिकाओं का कृत्रिम संवर्धन किसी पात्र में किया जा सकता है और ये पात्र में किए जाने वाले संवर्धन को ही कहा जाता है पात्रे संवर्धन। क्या कहा जाता है? पात्रे संवर्धन। ठीक है, यानी कि इन विट्रो कल्चर। इन विट्रो कल्चर। तो ये तो बात हो गई कि पात्रे संवर्धन होता है। इसके मदद से हम कोशिकाओं को जब चाहें तब उस संवर्धन के प्लेट में से निकाल करके, कई बार सेल कल्चर प्लेट्स होती है, कई बार वेसल्स होते हैं, अलग अलग तरह की ट्यूब्स होती है, उसमें कोशिकाओं का संवर्धन कराया जा सकता है। संवर्धन शब्द का सीधा मतलब अगर आप जानना चाहते हैं तो वो है उगाना, उगाया जा सकता है। ठीक। तो कोशिका संवर्धन आपने कर रखा है, जैसे मान लीजिए किसी इंसान की कोशिका का संवर्धन एक वैज्ञानिक कर सकता है और उसके संवर्धन का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी में जब वो चाहे तब कर सकता है। तो जब यह व्यवस्था संभव हो पाई तो कोशिका विभाजन के बारे में और भी जानकारियां निकल के आने लग गई, जिससे हमने आगे चल करके बहुत सारी प्रावस्थाएं बनाई। इन प्रावस्थाओं की चर्चा हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो आज कोशिका विभाजन की प्रथम प्रावस्था यानी कि अंतरावस्था के बारे में हमारा मेन टॉपिक डिस्कशन का है। हम अंतरावस्था के बारे में बात करेंगे। अंतरावस्था मानव कोशिका की लगभग अंतरावस्था की समय अवधि 23 घंटे है और एम प्रावस्था की 1 घंटे है। तो अंतरावस्था सबसे लंबी प्रावस्था हुई क्या? हाँ, ये बात हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अंतरावस्था की बात हम करेंगे, जनरल बातें करते हैं पहले। ठीक है, पहली बात क्या है अंतरावस्था के बारे में? सबसे लंबी अवस्था या प्रावस्था, सबसे लंबी अवस्था। ठीक है, दूसरी बात क्या है? सबसे अधिक या सर्वाधिक लिख सकते थे, सबसे अधिक क्रियाशील अवस्था, क्रियाशील अवस्था यानी कि मोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। क्रियाशील मतलब एक्टिव, तो इसे हम लिख लेते हैं मोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, अच्छा, इस प्रावस्था में कोशिका विभाजित नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? कोशिका विभाजन नहीं करती। कोशिका क्या नहीं करती? विभाजन नहीं करती। अब विभाजन नहीं करती इस लिहाज से, किस लिहाज से? विभाजन नहीं कर रही कोशिका, इस लिहाज से कोशिका को, इस अवस्था को विश्राम अवस्था भी कहा गया है। इस कारण इस प्रावस्था को विश्राम अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? विश्राम अवस्था भी कहा जाता है। ठीक, विश्राम अवस्था अर्थात रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज। ठीक है, लेकिन क्या वास्तव में कोशिका विश्राम कर रही है? नहीं, ये तो हमने कहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील अवस्था है। तो इस बात को समझिए कि एक तरफ तो हम सबसे अधिक क्रियाशील कह रहे हैं, दूसरी तरफ हम इसे विश्राम अवस्था भी कह रहे हैं। तो विश्राम अवस्था इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोशिका विभाजन के लिहाज से विश्राम में, कोशिका विभाजित नहीं हो रही, इसलिए इस अवस्था को विश्राम अवस्था कहा गया है। वरना कोशिका में
सबसे अधिक उपापचयी क्रियाएं होंगी, इसलिए इसे क्या कहा गया है? सबसे क्रियाशील अवस्था। कौन कौन सी उपापचयी क्रियाएं करेगी कोशिका? तो हम इसके बारे में लिखते हैं कि जैव अणुओं का संश्लेषण, जैव अणुओं का संश्लेषण क्या करेगी कोशिका? जैव अणुओं का संश्लेषण। कौन से जैव अणुओं का संश्लेषण? तो हम जानते हैं कि जैव अणु के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए या आरएनए या न्यूक्लिक एसिड कह दूं क्या? इसकी जगह हम कह देते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल इत्यादि। अब इस जैव अणु का संश्लेषण होगा, जैव अणुओं का संश्लेषण। अच्छा, स्टार पॉइंट लगा के लिखिएगा यहां पर, डीएनए का द्विगुणन, डीएनए का प्रतिकृतिकरण, प्रतिकृतिकरण। ठीक है, और क्या करेगी कोशिका? सूक्ष्म तंतु, तर्कु तंतु के संघटकों का संश्लेषण, तर्कु तंतु संघटकों का संश्लेषण या निर्माण। ठीक है, कोशिकांगों का द्विगुणन, कोशिकांगों का द्विगुणन, ये भी इसी प्रावस्था में हो जाता है, इत्यादि। अब ये सारे काम हो रहे हैं, इसका मतलब अंतरावस्था में कोशिका स्वयं को तैयार कर रही है एम प्रावस्था की, विभाजन हेतु तैयार कर रही है, विभाजन हेतु तैयारी वाली प्रावस्था। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है अंतरावस्था की। तो इसे हम लिखते हैं कोशिका स्वयं को एम प्रावस्था में, एम प्रावस्था अर्थात विभाजन हेतु तैयार कर रही है। क्या कर रही है? तैयार कर रही है। मतलब क्या? कोशिका सारे संघटकों का संश्लेषण कर रही है, जैव अणुओं का संश्लेषण कर रही है, डीएनए का द्विगुणन कर रही है, तर्कु तंतु उपकरण का संश्लेषण कर रही है, सभी चीजों का कर रही है। क्यों कर रही है कोशिका? ताकि अगले फेज में, अगली प्रावस्था में कोशिका का विभाजन हो सके। ठीक है, मतलब अंतरावस्था जो है वो तैयारी वाली अवस्था है। विभाजन हेतु तैयारी वाली प्रावस्था। ठीक है, और क्या कह सकते हैं आप इसे? दो एम प्रावस्थाओं के बीच की प्रावस्था। ठीक है, दो एम प्रावस्थाओं के
मध्य की अंतरकाल प्रावस्था। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, जैसे अब देखिए एम फेज होगा, फिर इंटरफेज होगा, फिर एम फेज होगा, फिर इंटरफेज होगा। तो इस तरह से ये इंटरफेज क्या है, दो एम प्रावस्थाओं के बीच की प्रावस्था हुई या नहीं, बस इतनी सी बात है, दो एम प्रावस्थाओं के बीच की अंतरकाल प्रावस्था। ठीक है, संघटकों का संश्लेषण हो रहा है, कोशिका की वृद्धि हो रही है, चलो वृद्धि भी लिख लेते हैं, वृद्धि सतत जारी रहेगी, कोशिका की वृद्धि सतत जारी रहेगी, चलो भाई ठीक है। और क्या हो सकता है अंतरावस्था के बारे में आप क्या सोच सकते हैं, देखिए तैयारी में जो भी चीजें होती है वो सारी, किस चीज की तैयारी, कोशिका के विभाजन की तैयारी, तो हमने मुख्य बातें यहां पर कर ली है। अब हम बात करेंगे कि अंतरावस्था को तीन अवस्थाओं में, तीन छोटी अवस्थाओं में बांटा गया है, कौन कौन सी है, तो हम लास्ट लेक्चर में ये बात कर चुके हैं कि पहला है जीवन प्रावस्था, फिर एस प्रावस्था और G2 प्रावस्था। तो अब हम इनके बारे में बात करें।